सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम की रिवीजन। ये जो चैप्टर है बिल्कुल ही छोटा सा चैप्टर है और अगर ये आपके एग्जाम में आया तो सीधा आपके 6 to 7 मार्क्स का आएगा। तो इसको हम बहुत ही अच्छे से इसको करके जाएंगे। जो भी हमने नोट्स इसमें यूज करे सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखेगा, वहां पर आपको बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी भी एसएससी की टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है तो उससे पहले आपको उसका रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना पड़ेगा। उसके बिना आप उसकी टोटल इनकम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि सर देखो, अगर कोई पर्सन अगर रेजिडेंट होता है तो उसकी होल वर्ल्ड की इनकम इंडिया के अंदर टैक्सेबल हो जाती है। हिज होल वर्ल्ड इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया। लेकिन मान लो अगर कोई पर्सन जो है वो नॉन रेजिडेंट होता है, मान लो कोई पर्सन यूएसए में बैठा है, तो उसके सिर्फ इंडिया वाली इनकम ही इंडिया के अंदर टैक्सेबल होगी। अगर वो पर्सन यूएस वाला पर्सन अगर यूएस में कुछ कमा रहा है तो वो यूएस की अपनी गवर्नमेंट को टैक्स देगा, हमें नहीं देगा। लेकिन अगर वो इंडिया के अंदर कुछ कमा रहा है तो वो सिर्फ इंडिया तो फिर उस पर जो टैक्स बनता है वो इंडियन गवर्नमेंट को पे करेगा। इसका मतलब सर, अगर आपको उस नॉन रेजिडेंट की टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है तो उसमें आप सिर्फ इंडिया वाली इनकम लोगे, उसकी यूएस वाली इनकम को कैलकुलेट उसके अंदर इंक्लूड नहीं करोगे, राइट। इसका मतलब सर, अगर आपको किसी की टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है तो जो आपका पहला स्टेप आपका रहेगा उसका रेजिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करना। उससे हमें पता चलेगा कि हमने उसके कौन सी वाली इनकम को अपनी टोटल इनकम के अंदर उसको इंक्लूड करना है, राइट। एक पर्सन, अगर मान लो हम एक पर्सन की बात करें तो या तो वो होगा रेजिडेंट या फिर वो होगा नॉन रेजिडेंट। अगर मान लो कि वो रेजिडेंट बन जाता है तो फर्दर हमने उसको देखने की हमने उसको क्लासिफाई करना है ROR में एंड RNOR में। ये क्या होता है? ROR मीन्स रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, RNOR मीन्स रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये वाली क्लासिफिकेशन ये सिर्फ दो केस में होती है। इंडिविजुअल्स के केस में एक होता है हमारा इंडिविजुअल्स और एक होता है हमारा HUF। सिर्फ दो ऐसे केसेस होते हैं जहां पर हम रेजिडेंट को फर्दर क्लासिफाई करते हैं ROR में एंड RNOR में। अब सर एक बात बताओ, एक बार अगर हमने किसी का रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कर लिया तो क्या हर साल हमें उसे डिटरमाइन करना पड़ेगा या फिर एक बार उसे डिटरमाइन करके छोड़ दे? द आंसर इज उसको हमने हर साल करना पड़ेगा, हर एसएससी के लिए। रेजिडेंशियल स्टेटस हैज टू बी चेक्ड फॉर एवरी एसएससी इन एवरी प्रीवियस ईयर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है कि एक प्रीवियस ईयर में जो हमारा पर्सन था वो ROR था, अगले में वो नॉन रेजिडेंट बन गया। एक बार वो नॉन रेजिडेंट था, अगले में वो ROR बन गया, या फिर एक बार वो RNOR था, अगले में ROR बन गया। कुछ भी हो सकता है। हर साल आपका रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्लीटली चेंज भी हो सकता है। इसीलिए हर साल आपको अगर उसकी टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है तो आपको हर साल उससे पहले उसका रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना पड़ेगा। आपको पता लगाना पड़ेगा कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। एंड अगर वो इंडिविजुअल्स एंड HUF है तो उसके बाद आपने देखना है कि वो ROR है या फिर RNOR है। इस तरह से आपने चलना है। अब सर आखिर रेजिडेंशियल स्टेटस निकाला कैसे जाता है? रेजिडेंशियल स्टेटस जो होता है वो डिटरमाइन कैसे किया जाता है? तो देखो, हर कैटेगरी ऑफ पर्सन के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने का जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। हर एक के लिए हमने कुछ डिफरेंट कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। सबसे पहले देखते हैं कि इंडिविजुअल्स का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन किया जाता है। मैं बताऊं, आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल्स वाला आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, इंडिविजुअल जो होगा, एक इंडिविजुअल जो होगा या तो वो होगा रेजिडेंट या फिर वो आपका बनेगा नॉन रेजिडेंट। अगर मान लो कि वो रेजिडेंट बन जाता है तो फर्दर हमने उसको क्लासिफाई करना है ROR में, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या फिर वो हो सकता है RNOR, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। अब ये कैसे क्लासिफाई करते हैं आओ देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपका जो स्टेप 1 रहेगा वो रहेगा चेक बेसिक कंडीशंस। आपको दो बेसिक कंडीशंस दी गई, थोड़ी देर में देखेंगे कंडीशन है क्या। लेकिन देखो, आपको दो बेसिक कंडीशंस दी गई हैं, उन दोनों में से आपने कोई एक भी सेटिस्फाई कर दी तो आप बन जाते हो रेजिडेंट। लेकिन मान लो आपने दोनों ही बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी तो आप बन जाओगे नॉन रेजिडेंट। अगर मान लो आप रेजिडेंट बन जाते हो, आप कोई एक भी कंडीशन, बेसिक कंडीशन आप सेटिस्फाई कर देते हो तो आप मूव करोगे स्टेप 2 पे। स्टेप 2 क्या कहता है कि देखो, एक बार हमने देख लिया रेजिडेंट बन गया, अब हमने देखना है कि वो ROR है या फिर वो RNOR है, ये हमने देखना है। इसके लिए हम जाते हैं स्टेप 2 पे। ये कहता है कि आपने क्या करना है, चेक एडिशनल कंडीशंस। दो आपको एडिशनल कंडीशन दी गई हैं, वो दोनों के दोनों, अगर आपने बोथ कंडीशन, यहाँ पे लिखा है बोथ, ध्यान देना यहाँ पर लिखा है बोथ, अगर आपने दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो आप बन जाओगे रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर आपने दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं करी, दोनों ही आपके रह गई, तो फिर आप बन जाते हो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। इस तरह से हमने चलना है। अब ये आखिर ये जो बेसिक कंडीशन है और ये एडिशनल कंडीशन है, ये कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन को हम डिटेल में देखते हैं। लेकिन आपका जो स्टेप रहेगा, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने जो स्टेप फॉलो करने हैं वो ये वाले फॉलो करने हैं।
स्टेप 1 पहले बेसिक कंडीशन, दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई तो बन जाएगा रेजिडेंट, दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं होती तो बन जाता है नॉन रेजिडेंट। अगर मान लो रेजिडेंट बन जाता है तो फिर मूव करो स्टेप 2 पे, एडिशनल कंडीशन देखो, दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो बन जाएगा ROR, नहीं तो फिर वो बन जाएगा RNOR। हाँ जी, तो सर ये बताओ कि कौन सी वाली कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी होती है अगर हमें रेजिडेंट बनना है। तो देखो, अगर आपको रेजिडेंट बनना है तो आपको बेसिक कंडीशन में से कोई एक भी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। हमारे पास टोटल 2 बेसिक कंडीशंस होती है, दोनों में से अगर आपने कोई एक भी सेटिस्फाई कर दी तो आप बन जाते हो रेजिडेंट। अगर दोनों में से आप कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं कर पाते, दोनों ही आपके रह जाती है, दोनों ही आपसे सेटिस्फाई नहीं हो पाती, तो आप बन जाते हो नॉन रेजिडेंट। अब ये दोनों कंडीशंस आखिर है क्या, आओ देखते हैं। ये दोनों कंडीशंस क्या है देखते हैं। ये दोनों कंडीशंस कहती है, पहली कंडीशन है स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन द करंट प्रीवियस ईयर। वो जो इंडिविजुअल है उसको करंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर के लिए इंडिया में रहना पड़ेगा। करंट प्रीवियस ईयर हमारा कौन सा है, हमारा प्रीवियस ईयर है प्रीवियस ईयर 24-25, यानी कि हमारा जो पीरियड रहेगा, हमें जो पीरियड देखना है, कहां से देखना है, 1 अप्रैल 2024 से लेकर हमने देखना है 31 मार्च 2025। इस पूरे पीरियड के अंदर उसको 182 डेज और मोर के लिए इंडिया के अंदर रहना पड़ेगा। ये हो गया हमारी बेसिक कंडीशन नंबर 1। अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर पाता तो हम देखेंगे बेसिक कंडीशन नंबर 2। ये क्या कहती है, ये कहती है स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन द करंट प्रीवियस ईयर एंड साथ में, एंड उसके साथ में 60 डेज और मोर इन द करंट प्रीवियस ईयर एंड साथ में 365 डेज और मोर इन द लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। लास्ट के 4 साल में, हमारे करंट प्रीवियस ईयर से पहले के 4 साल में टोटल मिलाकर 365 डेज और मोर के लिए उसको इंडिया में रहना पड़ेगा। तो देखो, 2 बेसिक कंडीशन है। पहली कंडीशन है स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन द करंट प्रीवियस ईयर। ये हो गया हमारी बेसिक कंडीशन नंबर 1। अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर पाता तो हम जाएंगे सेकंड कंडीशन पे। वो कहती है स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन द करंट प्रीवियस ईयर एज वेल एज 365 डेज और मोर इन द लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। हमारे लिए जो प्रीवियस ईयर है 24-25 है, इसके पहले के 4 साल कौन से हो गए, 2021, 21-22, 22-23 एंड 23-24। इन 4 साल में हमने देखने टोटल मिलाकर कि उसके कितने डेज कंप्लीट हो रहे हैं। अगर 365 और मोर हो रहे हैं एंड साथ में करंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर हो रहे हैं तो फिर हम उसको बना देंगे रेजिडेंट। एक बार वो रेजिडेंट बन गया उसके बाद हम देखेंगे कुछ एडिशनल कंडीशन। अब हमने देखना है कि सर एक बारी अगर वो रेजिडेंट बन गया तो हम मूव करेंगे स्टेप 2 पर। वो रेजिडेंट बन गया, मूव करेंगे स्टेप 2 पर। स्टेप 2 क्या था हमारा, एडिशनल कंडीशन। ये एडिशनल कंडीशन क्या कहती है, ये एडिशनल कंडीशन कहती है कि आपको अगर रेजिडेंट बनने के बाद ROR बनना है तो आपने क्या करना है, आपने दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। और अगर मान लो आप दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं कर पाते, कोई एक भी आपसे रह जाती है, तो फिर आप बन जाते हो RNOR, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। अब ये दोनों एडिशनल कंडीशन क्या होती है, आओ देखते हैं। सबसे पहली हमारी कंडीशन है, सबसे पहली कंडीशन है स्टे नहीं रेजिडेंट फॉर एनी 2 प्रीवियस ईयर्स और मोर इन द लास्ट 10 प्रीवियस ईयर। हमारा जो करंट प्रीवियस ईयर है 24-25, उसके पिछले 10 प्रीवियस ईयर्स में से किन्हीं भी 2 प्रीवियस ईयर के अंदर उसको रेजिडेंट होना पड़ेगा। ये होगी हमारी एडिशनल कंडीशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है स्टे इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर इन द लास्ट 7 प्रीवियस ईयर। हमारे करंट प्रीवियस ईयर है 24-25, उसके पिछले के 7 प्रीवियस ईयर में टोटल मिला के 730 डेज और मोर के लिए उसको इंडिया में रहना पड़ेगा। तो देखो सिंपल है, एक बारी हमने बेसिक कंडीशन में देख लिया कि वो बन गया हमारा रेजिडेंट। उसके बाद हम मूव ऑन कर ले एडिशनल कंडीशन देखने के लिए, पता लगाने के लिए कि वो ROR है या फिर वो RNOR है। पहली कंडीशन क्या है एडिशनल वाले में, कि उसको क्या करना है, पिछले 10 साल में किन्हीं भी 2 साल के अंदर उसको रेजिडेंट होना पड़ेगा। और दूसरी कंडीशन है कि पिछले 7 साल में टोटल मिला के 730 डेज और मोर के लिए उसको इंडिया में रहना पड़ेगा। अगर ये दोनों कंडीशन वो सेटिस्फाई कर देता है तो फिर वो बन जाएगा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट बन जाएगा वो ROR। इस तरह से हमने देखना है। इसके बाद हम देखते हैं 3 ऐसे केसेस जहां पर हमने ओनली एंड ओनली बेसिक कंडीशन नंबर 1 को ही देखना है। यानी कि देखो, पीछे हम जो बेसिक कंडीशन देखते थे, ये बेसिक कंडीशन देखते थे, इसमें हम 2 कंडीशन देखते थे, एक ये फर्स्ट वाली, एक ये सेकंड वाली। 3 ऐसे केसेस होते हैं, 3 ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके लिए हमने बेसिक कंडीशन नंबर 2 को इग्नोर करना है, ओनली एंड ओनली बेसिक कंडीशन नंबर 1 ही देखनी है। मतलब कि अगर वो 182 डेज और मोर के लिए इंडिया में रहा तभी उसको रेजिडेंट बनाएंगे, नहीं तो हम उसको डायरेक्टली नॉन रेजिडेंट बना देंगे। अब ये 3 केस कौन होते हैं, 3 केस कौन से होते हैं, आओ देखते हैं। 3 ऐसे केसेस जहां पर हमने बेसिक कंडीशन नंबर 2 को इग्नोर करना है, ओनली बेसिक कंडीशन 1 को देखना है।
पहला केस है कोई भी इंडियन सिटीजन जो कि इंडिया छोड़ के जा रहे हैं इन द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। इंडियन सिटीजन लीविंग इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, बाहर उसके जॉब लगी है, वो बाहर नौकरी करने जा रहे हैं। सेकंड केस है कोई इंडियन सिटीजन जो कि इंडिया छोड़ के जा रहे हैं बीइंग अ क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप। कोई इंडियन शिप है, उसका क्रू मेंबर है कोई इंडियन सिटीजन, उसकी वजह से उसको इंडिया को छोड़ के जाना पड़ रहा है, तो उसके केस में अगेन हम बेसिक कंडीशन नंबर 2 को इग्नोर करेंगे एंड ओनली बेसिक कंडीशन 1 देखेंगे। तीसरा केस क्या है, कोई इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये क्या होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब या तो वो पर्सन खुद या फिर उसके पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई एक भी अगर अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर पैदा हुआ था तो उसे बोला जाएगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो देखो, या तो कोई इंडियन सिटीजन या फिर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसका काम बाहर है, यानी कि वो एंगेज्ड है बिजनेस, प्रोफेशन या फिर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। उसका जो वर्क है, जहां से उसकी इनकम होती है, वो बाहर है, उसका वर्क बाहर है, उसका एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या फिर प्रोफेशन बाहर है। वो क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के अंदर इंडिया विजिट करने आते हैं और उसकी जो इंडियन इनकम है, टोटल इनकम इंडिया वाली, मतलब एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स वाली इनकम, उसकी इंडिया वाली इनकम अप टू 15 लाख है। तो उसके लिए अगेन हम यहाँ पर बेसिक कंडीशन नंबर 2 को इग्नोर करेंगे, ओनली एंड ओनली बेसिक कंडीशन नंबर 1 को ही चेक करेंगे। तो देखो तीन केसेस है। पहला केस क्या है, पहला केस है कोई इंडियन सिटीजन जो कि इंडिया छोड़ के जा रहे हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। दूसरा है कोई इंडियन सिटीजन जो कि इंडिया छोड़ के जा रहे हैं बीइंग अ क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप। और तीसरा केस क्या है, कोई इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसका एक्चुअल में वर्क बाहर है, हु इज एंगेज्ड इन बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, इंडिया विजिट करने आ रहे हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, और उसकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन यानी कि उसकी इंडिया वाली इनकम अप टू 15 लाख है। तो अगेन इन तीन लोगों के लिए हमने बेसिक कंडीशन नंबर 2 इग्नोर करनी है, ओनली एंड ओनली बेसिक कंडीशन 1 देखनी है। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पर आपने जो तीसरा वाला केस देखा, ये जो हमने केस देखा, यहाँ पे मैंने लिखा कि उसकी टोटल इनकम अप टू 15 लाख होगी, तो हम उसके लिए बेसिक कंडीशन नंबर 2 को इग्नोर करेंगे। लेकिन क्या होगा कि अगर उसकी जो टोटल इनकम है वो मोर देन 15 लाख होगी, तो क्या होगा, द आंसर इज, ऐसे केस में अगर उसकी इनकम मोर देन 15 लाख हो जाती है तो हम उसके लिए बेसिक कंडीशन नंबर 2 को एप्लीकेबल कर देंगे। लेकिन यहाँ पर छोटा सा चेंज कर देंगे, बेसिक कंडीशन नंबर 2 में 60 डेज की जगह ना हम उसको 120 डेज रीड करेंगे। यहां पर हमने 60 डेज को बढ़ाकर 120 डेज कर दिया, बस इतना सा यहां पर चेंज है। तो देखो हमारी कंडीशंस कैसी हो जाएंगी, हमारी बेसिक कंडीशन, उसको रेजिडेंट बनाने की कंडीशन क्या रहेगी, स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन द करंट प्रीवियस ईयर, और स्टे इन इंडिया फॉर 120, यहां पर 60 की जगह 120 हो गया, 120 डेज और मोर इन द करंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो बन जाता है रेजिडेंट। अब सवाल ये आता है कि इसके बाद एक बार वो रेजिडेंट बन गया तो उसके बाद हमने उसके लिए एडिशनल कंडीशन चेक करनी है कि नहीं करनी। द आंसर इज, एक केस में करनी है और एक केस में नहीं करनी। ध्यान से सुनो क्या होता है, अगर वो पर्सन रेजिडेंट बन रहा है और उसका रेजिडेंट बनने का जो रीजन है वो बेसिक कंडीशन 1 है, उसका रेजिडेंट बनने की जो रीजन है वो बेसिक कंडीशन नंबर 1 है, यानी कि 182 डेज और मोर के लिए इंडिया में था, तो हम क्या करेंगे, उसके एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे एंड उसको फर्दर ROR एज वेल एज RNOR के अंदर क्लासिफाई करेंगे। लेकिन अगर उसका जो रेजिडेंट बनने का जो रीजन है वो बेसिक कंडीशन नंबर 1 नहीं है, बेसिक कंडीशन नंबर 2 है, कंडीशन नंबर 2 की वजह से वो रेजिडेंट बनता है, यानी कि 120 डेज और मोर के लिए वो इंडिया में रहा, बट लेस देन 182 डेज एज वेल एज 365 डेज और मोर इन द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। इस रीजन की वजह से अगर वो रेजिडेंट बनता है तो हमने क्या करना है, उसको डायरेक्टली उसको RNOR बना देंगे। हमें कोई एडिशनल कंडीशन नहीं देखनी, हम उसको डायरेक्टली उसको हम RNOR बना देंगे, कोई एडिशनल कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद हमारा एक पॉइंट आता है कि देखो, एक इंडिविजुअल जिस दिन इंडिया में एंटर करता है एज वेल एज जिस दिन वो इंडिया को छोड़ के जाता है, द डेट ऑन विच दैट इंडिविजुअल एंटर्स इंडिया एज वेल एज द डेट ऑन विच दैट इंडिविजुअल लीव्स इंडिया, दोनों को उसके पीरियड ऑफ स्टे के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई पर्सन 19 दिसंबर को इंडिया आता है और कितने बजे आता है, रात को 11:55 PM पे वो इंडिया में लैंड करता है। उसके बाद 21 दिसंबर को बिल्कुल सुबह एकदम बस 21 स्टार्ट हुई होती है, सुबह 12:05 पे वो निकल जाता है। तो मुझे बताओ यहाँ पर वो कितने दिन के लिए इंडिया में रहा, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए? द आंसर इज, वो रहा पूरे 3 दिन के लिए। कैसे? एक तो हो गया आपका 19th की डेट, क्योंकि वो 19th को आ गया, जिस डेट को वो लैंड किया वो वाला डेट उसकी पीरियड ऑफ स्टे के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। दूसरा आ गया 20th को तो वो पूरा दिन इंडिया में रहा ही, और उसके बाद
उसके बाद 20th को वो इंडिया में रहा और उसके बाद 21st को जस्ट सुबह सुबह 5 मिनट के लिए वो इंडिया में रहा, उसके बाद वो इंडिया से निकल गया, लेकिन 21st की डेट भी उसके पीरियड ऑफ स्टे के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। इसका मतलब जिस डेट पे वो इंडिया में रहा, जिस डेट को वो इंडिया में एंटर किया एज वेल एज जिस डेट को वो छोड़ के गया, दोनों डेट को उसके पीरियड ऑफ स्टे के अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा। इसलिए उसका पीरियड ऑफ स्टे कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा 19, एक हो जाएगा 20, एक हो जाएगा 21। 3 दिन के लिए वो इंडिया में रहा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट कहता है कि मान लो कोई इंडियन सिटीजन है, वो एक फॉरेन बाउंड शिप का क्रू मेंबर है, तो उसके लिए पीरियड ऑफ स्टे कैसे निकाला जाएगा। तो देखो, ये जो फॉरेन बाउंड शिप होती है ना, इसमें क्या होता है कि आप जब शिप के ऊपर एंटर करते हो तब आप क्या करते हो, एक सर्टिफिकेट साइन करते हो, उसका नाम होता है कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, CDC। तो जो CDC होता है उस पर क्या होता है, एक डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखी होती है और एक डेट ऑफ साइनिंग ऑफ लिखी होती है। जब वो पर्सन उसके अंदर एंटर करता है, शिप के ऊपर एंटर करता है, तब वो उसके ऊपर डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेंशन करता है, और जब उस शिप से उतर के जाता है, जब कई महीने बाद वो शिप से उतर के जाता है, तो उसके ऊपर डेट ऑफ साइनिंग ऑफ के ऊपर भी वो साइन करता है, वहां पे भी एक डेट मेंशन करता है। तो इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि जो आपके CDC के अकॉर्डिंग जो भी आपकी डेट लिखी होगी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेकर डेट ऑफ साइनिंग ऑफ, उस पूरे के पूरे पीरियड को माना जाएगा कि वो इंडिया से बाहर का पीरियड है। फिर चाहे वो शिप एक्चुअल में इंडिया से बाहर हो या ना हो, एक्चुअल में चाहे वो शिप इंडिया के अंदर ही हो, लेकिन उस डेट को, डेट ऑफ ज्वाइनिंग यानी कि शिप के ऊपर चढ़ने वाली डेट से लेकर डेट ऑफ साइनिंग ऑफ, शिप से उतरने वाली डेट, पूरे के पूरे पीरियड को माना जाएगा एज स्टे आउटसाइड इंडिया, इंक्लूडिंग बोथ डेट्स। ये जो 2 डेट्स है, एक है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एक है डेट ऑफ साइनिंग ऑफ, दोनों डेट्स को इंक्लूड करना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि CDC के अकॉर्डिंग आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी 12 जुलाई 2024 और डेट ऑफ साइनिंग ऑफ थी आपकी 31 दिसंबर 2024। तो 12 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर इंक्लूडिंग बोथ डेट्स आपका माना जाएगा स्टे आउटसाइड इंडिया। ये 2 छोटी सी आपकी यहाँ पर क्लैरिफिकेशन थी। इसके बाद हमारा कंसेप्ट आता है डीम्ड RNOR। ये क्या होता है, थोड़ा अजीब सा कंसेप्ट है, लेकिन ध्यान से सुनोगे तो समझ आ जाएगा। देखो, मान लो कोई इंडियन सिटीजन है, वो क्या करता है, वो एक ऐसी कंट्री में रहता है जहां पे उसको टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन क्या है, वो इंडिया कभी आता नहीं है, वो इंडिया कभी भी नहीं आता, तो कोई भी बेसिक कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाता, और वो ऐसी कंट्री में रहता है जहां पर उसको टैक्स नहीं देना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, वो रहता है दुबई में, अगर वो दुबई में रहते तो वहां उसको टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन उसकी जो टोटल इनकम इंडिया वाली, उसकी इंडिया से कुछ इनकम आ रही है, इंडिया वाली उसकी जो इनकम है वो एक्सीडिंग 15 लाख है। तो इंडिया वाले कहते हैं कि तुम नॉन रेजिडेंट हो, नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग तुम नॉन रेजिडेंट हो, लेकिन फिर भी हम तुम्हें RNOR मान लेंगे, हम मान लेंगे कि तुम RNOR और तुम्हारे ऊपर RNOR वाले प्रोविजन लगा देंगे। तो देखो ध्यान से, देखो क्या लिखा है, देखो ध्यान से क्या लिखा है। कोई इंडियन सिटीजन है जो कि कोई भी बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं करता, लेकिन उसकी जो टोटल इनकम है एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स वाली इनकम वो एक्सीडिंग 15 लाख है, और जिस कंट्री में वो रहता है वहां पर रहने की वजह से, या फिर उसके वहां के डोमिसाइल की वजह से, या फिर किसी भी रीजन की वजह से उसको उस कंट्री के अंदर टैक्स नहीं देना पड़ता, कोई टैक्स नहीं देता उस कंट्री में, तो इंडिया वाले उसको पकड़ लेंगे और उसको RNOR मान लेंगे। ही विल बी डीम्ड टू बी अ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और उसके ऊपर RNOR वाले प्रोविजन लगा दिए जाएंगे। तो चलो, हमने देख लिया कि इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे देखा जाता है। अब हम देखते हैं कि उसके अलावा जितने भी काइंड ऑफ पर्सन है सबका कैसे देखा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं HUF की। HUF क्या होता है, मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसमें क्या हमने देखना है कि जो HUF है उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां पर है। अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया ना, तो उस HUF को हम बना देंगे नॉन रेजिडेंट। अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली इन इंडिया, थोड़ा सा भी उसका कंट्रोल अगर इंडिया के अंदर है, तो हम उसको बना देंगे रेजिडेंट। अब देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इंडिविजुअल और HUF 2 ही ऐसे काइंड ऑफ पर्सन है जिसके लिए हमने रेजिडेंट के बाद उसको ROR एंड RNOR के अंदर भी क्लासिफाई करना है। HUF को कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, जो HUF का कर्ता होता है ना, कर्ता मीन्स द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर HUF, हम देखेंगे कि वो जो कर्ता है HUF का, वो दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन जो हमने पहले देखी थी इंडिविजुअल के लिए, वो दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। अगर उसका जो कर्ता है वो दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता है, तो जो HUF है वो बन जाएगा ROR। नहीं कर पाता, कोई एक भी रह जाती है, तो फिर वो बन जाएगा RNOR। एज सिंपल एज दैट, बहुत ईजी था। इसके बाद देखते हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन कैसे देखा जाता है। इसमें भी देखा जाता है अगेन यहाँ पर कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां पर है। मान लो फर्म की बात हो रही है, फर्म की, तो देखा जाएगा कि जो फर्म है, फर्म का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां पर है। अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया है, तो उसको बना देंगे नॉन रेजिडेंट। अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली इन इंडिया है, तो उसको बना देंगे रेजिडेंट। थोड़ा सा भी कंट्रोल अगर इंडिया में आ जाता है, तो उसको बना देते हैं रेजिडेंट। इसके बाद देखते हैं कि सर कंपनी का क्या होता है। कंपनी में देखो, आपने बड़ी ध्यान से देखना है
कंपनी जो होती है ना, कंपनी या तो होगी आपकी इंडियन कंपनी या फिर वो होगी फॉरेन कंपनी। अगर इंडियन कंपनी है ना तो कोई सोचने की बात नहीं है, इंडियन कंपनी आपकी ऑलवेज 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 आपकी इंडियन कंपनी रेजिडेंट होती है। फॉरेन कंपनी क्या होता है? फॉरेन कंपनी के केस में आपने देखना है कि उसका पोएम कहां पर है। पोएम मींस प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर उसका पोएम इंडिया के अंदर है तो आप उसको बना दो रेजिडेंट। अगर उसका पोएम इंडिया से बाहर है, पोएम इज आउटसाइड इंडिया, तो आपने उसको बना देना नॉन रेजिडेंट। पोएम मींस प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, मतलब कोई ऐसी जगह जहां पर की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन लिए जाते हैं। इसका मतलब बेसिकली ये कि जहां पर बैठ के सबसे ज्यादा बोर्ड मीटिंग्स करी जाती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ये क्या होता है? देखो, हमने देखा था कि या तो एक पर्सन होता है ROR, या फिर वो होता है RNOR, या फिर वो बनता है नॉन रेजिडेंट। अब इन सब के लिए कौन कौन सी इनकम इनकी टोटल इनकम के अंदर आनी चाहिए, उससे स्टडी करने को बोलते हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम। इसमें हम देखते हैं कि कौन से टाइप ऑफ पर्सन के रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग उसकी कौन सी इनकम उसके हैंड्स में टैक्सेबल होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग में हमने देखा था कि रेजिडेंट के हाथ में पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल होती है, नॉन रेजिडेंट के लिए सिर्फ इंडिया वाली इनकम टैक्सेबल होती है। वहां भी हमने देखा था स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अब हम उस चीज को डिटेल में देखने वाले हैं। तो देखो, आपकी जो टोटल इनकम होती है, वो या तो होगी आपकी इंडियन इनकम या फिर होगी आपकी फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम क्या होता है? कोई भी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, या फिर डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, या फिर अक्रूड इन इंडिया, या फिर डीम टू अक्रू इन इंडिया, उसे बोला जाता है इंडियन इनकम। अक्रूड का आपको मतलब पता है? अक्रूड मींस अर्न। जैसे आपने अकाउंटेंसी में देखा था, अर्न हो चुका है लेकिन अभी रिसीव नहीं हुआ, उसे बोला जाता है अक्रूड। फॉरेन इनकम क्या होता है? फॉरेन इनकम मतलब कोई भी इनकम जो कि इंडियन इनकम के अलावा है। इंडियन इनकम के अलावा कोई भी इनकम है तो उसे बोला जाता है फॉरेन इनकम। आओ देखते हैं कि कौन से पर्सन के लिए कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल की जाती है। तो चलो देखते हैं कि कौन सी इनकम किसके हैंड्स में टैक्सेबल की जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं ROR की, मींस रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। मैं बताऊं, ROR के केस में ना उसकी दुनिया भर की इनकम, सारी की सारी इनकम टैक्सेबल होती है। यहाँ पे आपने क्या करना है? आंख बंद करके सारी की सारी इनकम उसकी इंडिया के अंदर टैक्सेबल कर देनी है। फिर देखते हैं कि नॉन रेजिडेंट का क्या होता है, उसके बाद देखेंगे RNOR का। सबसे पहले देखो नॉन रेजिडेंट का क्या होता है। तो देखो, नॉन रेजिडेंट का मैंने बताया था कि उसकी सिर्फ इंडिया वाली इनकम जो होती है सिर्फ वो ही टैक्सेबल होती है। इसका मतलब कि अगर नॉन रेजिडेंट अगर इंडिया में कोई इनकम रिसीव कर रहा है, या फिर अक्रू हो रही है उसको, या फिर डीम टू बी रिसीव्ड है, या फिर डीम टू अक्रू है, तो ही उसके हैंड में टैक्सेबल होगी। इंडिया के बाहर वाली कोई भी इनकम उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं की जाएगी। तो नॉन रेजिडेंट का सिंपल है, अगर उसके कोई भी इनकम उसको इंडिया में रिसीव हो रही है, या फिर इंडिया में अक्रू हो रही है, या फिर डीम टू बी रिसीव्ड, या फिर डीम टू बी अक्रू है, तो हम मानेंगे कि वो तो हम नॉन रेजिडेंट के हाथ में उसको इंडिया के अंदर टैक्सेबल कर देंगे। अब सवाल आता है, एक बार इसे मिटा लेते हैं। अब सवाल आता है कि RNOR का क्या होता है। तो मैं बताऊं RNOR क्या होता है। RNOR दोनों के बीच का बिच्छू होता है। RNOR का आपने सोचना है कि देखो, उसकी इंडिया की इनकम तो इन एनी केस टैक्सेबल होनी है। इंडिया की इनकम तो उसके इंडिया के अंदर ही टैक्सेबल होगी, यानी कि उसको कोई भी इनकम इंडिया के अंदर रिसीव हुई, या डीम टू बी रिसीव्ड, अक्रूड, या फिर डीम टू अक्रू है, तो वो उसकी आंख बंद करके आपने टैक्सेबल कर देनी है। लेकिन सवाल आता है कि RNOR की अगर कोई फॉरेन इनकम होती है तो उसका हमने क्या करना है। तो देखो, RNOR को अगर कोई बाहर फॉरेन इनकम, उसको इंडिया के बाहर को उसको इनकम अक्रू होती है और रिसीव भी बाहर होगी, अगर उसकी इनकम बाहर ही अक्रू हुई और बाहर ही उससे रिसीव होगी, लेकिन वो कहां से हुई? फ्रॉम अ बिजनेस और अ प्रोफेशन दैट इज कंट्रोल्ड और सेटअप इन इंडिया। जहां से उसको इनकम हुई है वो बिजनेस और वो जो प्रोफेशन वो उसका इंडिया से कंट्रोल होता है, वो कंट्रोल इंडिया से होता है, तो हम उसको इंडिया के अंदर टैक्सेबल कर देंगे। लेकिन मान लो अगर उसको इनकम बाहर ही अक्रू हो रही है, बाहर ही रिसीव हो रही है और कंट्रोल भी बाहर से कर रहा है, तो फिर वो हम उसको टैक्सेबल नहीं करते। तो देखो सिंपल है, एक बार शुरू से देखते हैं क्या है। शुरू से देखते हैं, ROR के केस में उसकी पूरी दुनिया भर की इनकम आपने टैक्सेबल कर देनी है आंख बंद करके। यहाँ पे तो आपने कुछ नहीं सोचना। ROR का तो हमारे यहाँ पर किस्सा खत्म। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन रेजिडेंट की। नॉन रेजिडेंट के केस में आपने उसके सिर्फ इंडिया वाली इनकम को ही टैक्सेबल करना है, उसकी फॉरेन वाली इनकम को हमने टैक्सेबल नहीं करना। मतलब कि अगर वो इंडिया से बाहर कोई नॉन रेजिडेंट इनकम कमा रहा है तो हमारा उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उसकी इंडिया वाली इनकम को ही हमने टैक्सेबल करना है। बचा क्या? बचा हमारा RNOR। RNOR क्या है? बीच का बिच्छू। इसमें हमने क्या करना है? इंडिया की इनकम तो उसकी टैक्सेबल है ही, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम अक्रूड इन इंडिया, इनकम डीम टू बी रिसीव्ड, इनकम डीम टू अक्रू इन इंडिया, सारी की सारी उसकी टैक्सेबल है ही। सवाल ये आता है कि उसकी फॉरेन इनकम टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी। तो अगर एक RNOR को इंडिया के बाहर ही कोई इनकम अक्रू हो रही है एंड रिसीव भी बाहर हो रही है, बट हम उसको टैक्सेबल कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो फ्रॉम अ बिजनेस और अ प्रोफेशन कंट्रोल्ड और सेटअप इन इंडिया से हो रही है।
अगर उसको बाहर ही अक्रू हो रही है, बाहर ही रिसीव हो रही है, लेकिन वो बिजनेस और प्रोफेशन जो वो इंडिया से कंट्रोल होता है, तो हम उसको इंडिया के अंदर टैक्सेबल कर देंगे। अगर वो बाहर ही अक्रू हो रही है, बाहर ही रिसीव हो रही है, बाहर ही कंट्रोल भी हो रही है, तो हम उसको टैक्सेबल नहीं करते। बस ये आपका छोटा सा कंसेप्ट था। अच्छा, इसके बाद एक क्लैरिफिकेशन आती है, ये कहती है कि इनकम रिसीव्ड इन इंडिया मतलब रिसीव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। मतलब अगर आपको इनकम फर्स्ट टाइम इंडिया में रिसीव हो रही है तभी उसको रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा। अगर आपने इनकम पहले कहीं बाहर रिसीव कर ली और बाद में आप उसको इंडिया के अंदर रिमिट कर रहे हो, इंडिया में ट्रांसफर करके लेकर आ रहे हो, तो उसको रिसीव्ड इन इंडिया नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा अक्रूड इन इंडिया मतलब। अक्रूड इन इंडिया मतलब इंडिया में आपको कोई सोर्स सिचुएटेड है और उस सोर्स से आपको इनकम जनरेट होती है, तो उसे बोला जाता है इनकम अक्रूड इन इंडिया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि अगर आपकी कोई पुरानी फॉरेन इनकम थी, कोई पुरानी फॉरेन इनकम थी जिसके ऊपर पहले टैक्स नहीं लगा, पहले उस पर टैक्स नहीं लगा, अब आप उसको इंडिया में लेकर आ रहे हो, तो अब उसको टैक्सेबल नहीं करना। अब ये मत सोचना कि पुरानी इनकम पे पहले टैक्स नहीं लगा तो अब हम उसको टैक्सेबल करते, ऐसा नहीं करना। पुरानी इनकम पे अगर आपको पुरानी कोई फॉरेन इनकम थी, अब आप उसको इंडिया लेकर आ रहे हो, फिर चाहे उस पर पहले टैक्स ना लगाओ, तब भी आप उसके ऊपर अगेन यहाँ पर टैक्स नहीं लगा सकते। अच्छा देखो, थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि इंडियन इनकम का मतलब होता है इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम अक्रूड इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, एज वेल एज इनकम डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया, राइट। इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड एज वेल एज इनकम डीम्ड टू अक्रू का आखिर मीनिंग होता क्या है, आओ देखते हैं। इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड का मीनिंग देखते हैं पहले। देखो, पहला पॉइंट आता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी एज वेल एज इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 9.5%। हमने देखा था सैलरी वाले चैप्टर में कि जब एम्प्लॉयर आरपीएफ के अंदर कंट्रीब्यूट करता है तो 12% तक एग्जेम्प्ट होता है। 12% के लिए इससे ऊपर वाली जो अमाउंट होती है ना, वो हमारी टैक्सेबल हो जाती है। लेकिन एक बात बताऊं, क्या वो अमाउंट हमें रिसीव हुई? द आंसर इज बिल्कुल नहीं हुई। एम्प्लॉय को वो अमाउंट कभी भी रिसीव नहीं हुई, लेकिन फिर भी यहाँ पर माना जाएगा, यहाँ पे मान लिया जाएगा, डीम टू बी रिसीव्ड उसको मान लिया जाएगा, मान लिया जाएगा कि वो हमें रिसीव हो चुकी एंड इसलिए हमारे हैंड्स में उसको टैक्सेबल कर दिया जाएगा। वैसे ही जो इंटरेस्ट क्रेडिट होता है हमारा आरपीएफ के ऊपर, वो 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है। तो 9.5% के ऊपर वाला डीम टू बी रिसीव्ड मान लिया जाएगा, डीम टू बी रिसीव्ड मान के उसको टैक्सेबल कर दिया जाएगा एम्प्लॉय के हैंड्स में। दूसरा हमारा पॉइंट आता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस। एनपीएस क्या होता है? न्यू पेंशन स्कीम रेफर्ड अंडर सेक्शन 80CCD। 80CCD के अंदर देखते थे एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूशन करता था तो पहले हम देखते थे कि वो सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल होता था और बाद में उसकी डिडक्शन मिल जाती थी, राइट। तो हमने क्या करना है, पहले देखना है कि सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल कितना होता था। डिडक्शन की बात बाद में करेंगे, पहले हमने देखना है कि टैक्सेबल कितना होता था। यहाँ पे उन्होंने बोला कि देखो, इनकम आपको जो होती है, इनकम ये वाली, ये जो अमाउंट होता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ये आपको एक्चुअल में रिसीव नहीं होता, लेकिन फिर भी मान लिया जाएगा डीम टू बी रिसीव्ड, उसको मान लिया जाएगा, मान लिया जाएगा कि वो आपको रिसीव हो चुका है। इस तरह से इसको टैक्सेबल करा जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, तीसरा हमारा पॉइंट आता है अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट देयरऑन ट्रांसफर्ड फ्रॉम यूआरपीएफ टू आरपीएफ। ये क्या होता है? देखो, जब भी हम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कोई बैलेंस ट्रांसफर करते हैं, उसमें क्या होता है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एज वेल एज इंटरेस्ट, सारा का सारा इंक्लूडेड होता है। तो एम्प्लॉय की अपनी कंट्रीब्यूशन तो वैसे हमने इग्नोर करनी होती है, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन और जो इंटरेस्ट होता है, अगर उसको हम ट्रांसफर करते हैं यूआरपीएफ से आरपीएफ के अंदर, तो उस इंस्टेंस पे ना एक टैक्स लगाया जाता है, उस इंस्टेंस पे टैक्स लगाए जाते हैं। लेकिन ध्यान से देखो, यहां पर भी हमें कोई पैसा रिसीव नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमें डीम टू बी रिसीव्ड मान के उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा। तो चलो देखते हैं कि इनकम डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया का मीनिंग क्या होता है। ऐसी इनकम जो कि हमें देखने में लगेगा कि इंडिया के बाहर अक्रू हो रही है, लेकिन फिर भी हम उसे डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया मानकर उसको इंडिया के अंदर ही टैक्सेबल करेंगे। एक एक करके देखते हैं, बहुत सारे पॉइंट है, टोटल 8 पॉइंट हमने देखने हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, ये वाला। ये पॉइंट कहता है कि इन एनी इनकम अक्रूइंग आउटसाइड इंडिया, एनी इनकम जो कि इंडिया के बाहर अक्रू हो रही है, लेकिन कहां से हो रही है? फ्रॉम अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, और फ्रॉम अ प्रॉपर्टी और एन एसेट और अ सोर्स ऑफ इनकम दैट इज सिचुएटेड इन इंडिया, या फिर फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। तो देखो, सिंपल है। पहला पॉइंट है, आपको इनकम बाहर अक्रू हो रही है, इंडिया से बाहर अक्रू हो रही है, लेकिन कहां से हो रही है? फ्रॉम अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फ्रॉम अ प्रॉपर्टी और एनी एसेट और अ सोर्स ऑफ इनकम दैट इज सिचुएटेड इन इंडिया, वहां से आपको इनकम आ रही है। या फिर आपने क्या किया, आपका इंडिया में कोई कैपिटल एसेट सिचुएटेड है और उस एसेट को आपने बेचा, उस एसेट को बेचा, बेचने से क्या हुआ? बेचने से आपको कैपिटल गेन हुआ, तो वो वाली इनकम भी आपकी इनकम डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया मान ली जाएगी। लेकिन ये देखो, ये जो पहला पॉइंट है ना, ये वाला, ये बिजनेस कनेक्शन, बिजनेस कनेक्शन की डेफिनेशन पहले आपके सिलेबस में होती थी, अब ये आपके सिर्फ सीए फाइनल में है। लेकिन 4 पॉइंट ऐसे हैं, 4 पॉइंट ऐसे हैं
जो कि आपके बिजनेस कनेक्शन की डेफिनेशन में नहीं आते, बिल्कुल इनको आपने एक्सक्लूड करना है। ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जो कि आपके बिजनेस जो कि आपको दिए होंगे तो भी आपको लगेगा कि यहाँ तो बिजनेस कनेक्शन हो रहा है, लेकिन आपको उसका बिजनेस कनेक्शन नहीं मानना। एंड अगर यहाँ से आपको इनकम होती है तो वो डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया नहीं मानी जाएगी। देखते क्या पॉइंट है। पहला पॉइंट है परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट। आपने इंडिया में कोई गुड्स खरीदे और आपका पर्पस क्या था, खरीदो और जाके एक्सपोर्ट कर दो। तो यहाँ पे लिखा है कि एक्सपोर्ट, अगर आपने इंडिया में कोई गुड्स खरीदे फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट तो उससे डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया नहीं मानेंगे। सेकंड पॉइंट कहता है कलेक्शन ऑफ न्यूज इन इंडिया फॉर ट्रांसमिशन आउटसाइड इंडिया। आपने क्या किया, इंडिया में आए, इंडिया में आपने न्यूज चैनल चलाया, अपनी न्यूज कलेक्ट करी और जाकर बाहर इंडिया के बाहर दिखा दिया। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है बीबीसी, वो क्या करती है अपने पत्रकारों को इंडिया भेजती है, इंडिया के आकर इंडिया के लोगों को दिखाते हैं और जाके इंडिया के बाहर उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ करते हैं तो उसको भी हमने अक्रूड इन इंडिया यानी कि बिजनेस कनेक्शन के बाहर, बिजनेस कनेक्शन की डेफिनेशन से बाहर रखा है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है शूटिंग ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स इन इंडिया बाय अ नॉन रेजिडेंट नॉन सिटीजन। ध्यान से सुनो, ये क्या होता है, अगर कोई नॉन रेजिडेंट नॉन सिटीजन, ध्यान से दोनों मैंने क्या बोला, नॉन रेजिडेंट नॉन सिटीजन, ना ही वो सिटीजन है इंडिया का, ना ही वो इंडिया का रेजिडेंट है, ऐसा पर्सन जो कि बिल्कुल ही फिरंगी है, बिल्कुल ही इंडिया से बाहर का है, वो पर्सन अगर इंडिया में आकर कोई मूवी बनाता है, कोई मूवी के लिए शूटिंग करता है, तो उस शूटिंग से उसको जो इनकम होती है ना, वो उसके लिए बिजनेस कनेक्शन नहीं मानी जाएगी, बिजनेस कनेक्शन नहीं मानी जाएगी और आगे जाकर वो अक्रूड इन इंडिया भी नहीं मानी जाएगी। यहाँ पे ध्यान रखना, नॉन रेजिडेंट नॉन सिटीजन में कोई भी पर्सन आ सकता है, जरूरी नहीं कोई इंडिविजुअल हो, कोई फर्म भी आ सकती है, कोई कंपनी भी आ सकती है, कोई अदर टाइप का पर्सन भी आ सकता है। लास्ट हमारा पॉइंट आता है एक्टिविटी ऑफ डिस्प्ले ऑफ अनकट एंड अनअसॉर्टेड डायमंड्स इन एनी स्पेशल नोटिफाइड जोन बाय अ फॉरेन कंपनी। यहाँ पे एक पॉइंट देखना, फॉरेन कंपनी लिखा है, ये पॉइंट सिर्फ फॉरेन कंपनी के लिए। इसका मतलब कोई इंडिविजुअल अगर ये काम करता है, ये कोई फर्म करती है, कोई इंडियन कंपनी करती है, तो उसके लिए यहाँ पर ये बिजनेस कनेक्शन मान लिया जाएगा। तो देखो क्या है, एक्टिविटी ऑफ डिस्प्ले ऑफ अनकट एंड अनअसॉर्टेड डायमंड्स इन स्पेशल नोटिफाइड जोन्स बाय अ फॉरेन कंपनी। ये 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट आपने कैसे याद रखने, आओ देखो 4 पॉइंट आपने कैसे याद रखने। इसके एक शॉर्ट फॉर्म मैंने बनाई है स्टेंड करके, SEND। एस से क्या बनता है, शूटिंग ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स इन इंडिया बाय नॉन रेजिडेंट नॉन सिटीजन। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है ई से बनता है आपका एक्सपोर्ट, परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट। एन से क्या बनता है, एन से बनता है न्यूज, कलेक्शन ऑफ न्यूज इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन आउटसाइड इंडिया। एंड लास्ट पॉइंट है डी से क्या बनता है, डायमंड्स, एक्टिविटी ऑफ डिस्प्ले ऑफ अनकट एंड अनअसॉर्टेड डायमंड्स इन स्पेशल नोटिफाइड जोन्स बाय अ फॉरेन कंपनी। ध्यान रखना, यहाँ पर फॉरेन कंपनी है और यहाँ पर नॉन रेजिडेंट नॉन सिटीजन है, एनी पर्सन, कोई भी टाइप का पर्सन यहाँ पर हो सकता है। तो ये 4 केसेस ऐसे थे जो कि हमारे बिजनेस कनेक्शन की डेफिनेशन में नहीं आते, मतलब कि यहाँ पर हमारी जो भी इनकम होगी ये अक्रूड, डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया नहीं मानी जाएगी। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है सैलरी इनकम फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया शैल बी डीम टू बी द इनकम अक्रूड इन इंडिया। ध्यान से देखो, सैलरी इनकम फॉर सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया, अगर आपने इंडिया के अंदर सर्विस रेंडर करी है तो आपको जो भी सैलरी मिलेगी वो मान लिया जाएगा कि वो डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल कोई यूएस की कोई बहुत बड़ी कंपनी है, वो क्या करती है अपने एक एम्प्लॉय को, यूएस के एक सिटीजन को इंडिया में भेजती है कि तू इंडिया में जाके काम कर। इंडिया में जाके काम करता है तो इंडिया में सर्विस रेंडर करता है, तो उसकी जो सैलरी मिलेगी ना वो डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया मान ली जाएगी और इंडिया के अंदर उसको टैक्सेबल कर दिया जाएगा। और तो और उस सैलरी से रिलेटेड, उस वाली सर्विस जो उसने इंडिया में जो सर्विस करी है उससे रिलेटेड अगर आगे चलकर भी उसको मान लो कोई ग्रेच्युटी मिलती है, पेंशन मिलती है, लीव सैलरी मिलती है, तो भी उसको इंडिया के अंदर ही डीम टू बी अक्रूड मान लिया जाएगा। फिर चाहे वो एक्चुअल में यूएस में बैठा हो, लेकिन इस वाली सर्विस से रिलेटेड अगर उसको कुछ मिलता है तो वो डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया मान लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है सैलरी रिसीव्ड बाय एन इंडियन सिटीजन फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। ये क्या होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, अपनी एम्बेसी, जो हमारी दूसरी कंट्री के अंदर हमारी एम्बेसी होती है ना, उसके अंदर हमारे इंडिया के डिप्लोमेट्स को बिठाती है। वो डिप्लोमेट्स अगर हमारी एम्बेसी में बैठे तो वो इंडिया के बाहर बैठे हैं, इंडिया के बाहर बैठे हैं, लेकिन उनको सैलरी जो आ रही है वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट दे रही है। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट अगर उसको सैलरी दे रही है, फिर चाहे वो बाहर भी बैठे हो, तो भी उसको डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया मानकर उसको इंडिया के अंदर उसको टैक्सेबल किया जाएगा। वैसे यहाँ पर एक पॉइंट है कि इन लोगों को, ये जो बाहर बैठते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो डिप्लोमेट्स वगैरह हो गए, इनको अगर इंडिया से बाहर रहने के लिए कोई परक्विजिट्स, कुछ अलाउंसेस मिलती है तो वो इनको सेक्शन 10(7) के अंदर उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। छोटा सा पॉइंट था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है
कि अगर कोई इंडियन कंपनी है वो क्या करती है, इंडिया से बाहर कोई डिविडेंड पे करती है, तो वो जो डिविडेंड होगा ना, जिस पर्सन को डिविडेंड रिसीव हो रहा है उसके हैंड्स में इनकम अक्रूड इन इंडिया मान लिया जाएगा। ध्यान से सुनो, कोई इंडियन कंपनी है, इंडिया के बाहर डिविडेंड पे कर रही है, तो जिसको डिविडेंड रिसीव हो रहा है उसके लिए वो इनकम अक्रूड इन इंडिया मानकर इंडिया के अंदर उसको टैक्सेबल कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है डीम्ड अक्रूवल ऑफ मॉनेटरी गिफ्ट गिवन टू अ पर्सन आउटसाइड इंडिया। ये क्या होता है, ध्यान से देखो हमने क्या किया, किसी पर्सन आउटसाइड इंडिया को मॉनेटरी गिफ्ट दिया, हमने उसको पैसे गिफ्ट पे दे दिए। तो देखो क्या लिखा है, इन्होंने बोला है कि अगर कोई रेजिडेंट पर्सन किसी नॉन रेजिडेंट को या किसी फॉरेन कंपनी को या किसी RNOR को, ध्यान से देखो, एक रेजिडेंट पर्सन ने क्या किया, मॉनेटरी गिफ्ट दिया किसी नॉन रेजिडेंट को, किसी फॉरेन कंपनी को या फिर किसी RNOR को, तो देखो, तो जिसको हमने गिफ्ट दिया उसके हैंड्स में उसे इनकम अक्रूड इन इंडिया मान लिया जाएगा और उसके हैंड्स में टैक्सेबल कर दिया जाएगा इन द हैंड्स ऑफ द रिसीवर ऑफ सच गिफ्ट। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, गिफ्ट तभी टैक्सेबल होगा उसके हैंड्स में जब उसकी टोटल वैल्यू जो होगी ना 50,000 से ज्यादा होगी, जैसा कि हमने अदर सोर्सेज के अंदर पढ़ा। अदर सोर्सेज वाले चैप्टर के अंदर हम देखते हैं कि जो गिफ्ट होता है वो टैक्सेबल तभी होता है जब उसकी टोटल वैल्यू ना 50,000 से ज्यादा होती है, तब, वरना वो टैक्सेबल नहीं होता। तो अगर यहाँ पर भी 50,000 से ज्यादा की उसकी वैल्यू है, तभी रिसीवर के हैंड्स में उसको डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया मान लिया जाएगा। तो अब हमारे लास्ट के 3 पॉइंट आने वाले, तीनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने बहुत ध्यान से सुनने हैं और आपको बहुत इजीली समझ आ जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा इंटरेस्ट का, सेकंड पॉइंट होगा हमारा रॉयल्टी का, और लास्ट हमारा जो पॉइंट होगा फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। तीनों पॉइंट एक जैसे हैं, एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, बाकी दोनों भी आपको आ जाएंगे। चलो एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लो कोई नॉन रेजिडेंट है, ये क्या करता है, हमारी इंडिया की गवर्नमेंट को लोन देता है, तो जब हमारी इंडिया की गवर्नमेंट उस लोन पे उस नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट पे करेगी, तो ये जो इंटरेस्ट की इनकम होगी उस नॉन रेजिडेंट को माना जाएगा कि वो इंटरेस्ट की इनकम अक्रूड इन इंडिया है, इट विल बी डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया, राइट। दूसरा केस हो सकता है कि ये जो नॉन रेजिडेंट है, इसने जो लोन दिया ना, वो उसने दिया किसी इंडिया के रेजिडेंट को लोन दिया, तो आगे चलकर वो रेजिडेंट जो है उसको अगर कुछ इंटरेस्ट पे करता है, तो वो जो इंटरेस्ट होगा ना वो भी डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया माना जाएगा और उसके हैंड्स में, नॉन रेजिडेंट के हैंड्स में उसको टैक्सेबल कर दिया जाएगा। लेकिन एक यहाँ पे कंडीशन है, एक कंडीशन ये है कि उस रेजिडेंट ने जो लोन का पैसा उसने लिया, लोन लिया, उस लोन के पैसे को ना उस रेजिडेंट को या तो इंडिया के अंदर किसी बिजनेस में लगाना पड़ेगा, या फिर किसी प्रोफेशन में लगाना पड़ेगा, या फिर कोई भी सोर्स, एनी सोर्स ऑफ इनकम कमाने के लिए उसको इंडिया के अंदर उस पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी ये जो इंटरेस्ट है वो अक्रूड इन इंडिया मान लिया जाएगा। तीसरा क्या केस हो सकता है, नॉन रेजिडेंट ने जो लोन दिया, किसको दिया, एक दूसरे नॉन रेजिडेंट को, किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को लोन दिया, तो क्या होगा, तो भी जो नॉन रेजिडेंट जो है ना वो इंटरेस्ट पे करेगा, वो भी पहले वाले नॉन रेजिडेंट के हैंड्स में उसको अक्रूड, डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया मान लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये जो नॉन रेजिडेंट है ना, इसने क्या किया, लोन के पैसे को इंडिया में या तो किसी बिजनेस में या फिर किसी प्रोफेशन में लगाया होगा, तभी यहाँ पर डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया माना जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो एनी सोर्स वाला पॉइंट है ना, ये यहाँ पर नॉन रेजिडेंट के केस में नहीं है। अगर एक नॉन रेजिडेंट, शुरू से देखते हैं, अगर एक नॉन रेजिडेंट हमारी इंडिया की गवर्नमेंट को लोन देता है, तो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट उससे अगर इंटरेस्ट पे करती है, तो वो हमेशा डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया माना जाएगा। दूसरी बात, कोई नॉन रेजिडेंट अगर किसी रेजिडेंट को लोन देता है और वो रेजिडेंट क्या करता है, उस लोन के पैसे को इंडिया के अंदर बिजनेस में या फिर प्रोफेशन में या फिर फॉर एनी सोर्स ऑफ इनकम कमाने के लिए लगा देता है, तो वो जो इंटरेस्ट पे करता है उस ओरिजिनल वाले लोन देने वाले नॉन रेजिडेंट को, तो वो जो इंटरेस्ट होता है वो उसके लिए डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया माना जाएगा। और तीसरा पॉइंट, अगर कोई नॉन रेजिडेंट दूसरे किसी नॉन रेजिडेंट को लोन देता है, लेकिन उस दूसरे नॉन रेजिडेंट ने क्या किया, लोन के पैसे को इंडिया के अंदर बिजनेस में या फिर इंडिया के प्रोफेशन में लगा दिया, तो भी वो जो इंटरेस्ट पे कर रहा है वो उसके हैंड्स में डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया मान के टैक्सेबल कर दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर एनी सोर्स वाला पॉइंट नहीं है। आओ देखते हैं क्या लिखा है। अगर मान लो किसी नॉन रेजिडेंट ने लोन दिया हमारी गवर्नमेंट को, तो जो भी इंटरेस्ट पे करेगी वो सारा का सारा मान लिया जाएगा डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया। दूसरी बात, अगर रेजिडेंट को लोन दिया और उसने क्या किया, उस पैसे को इंडिया के अंदर बिजनेस या प्रोफेशन में लगा दिया या फिर फॉर अर्निंग एनी सोर्स ऑफ इनकम इंडिया के अंदर उसने लगा दिया, तो वो मान लिया जाएगा डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया। तीसरी बात, अगर नॉन रेजिडेंट ने किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को लोन दिया
और उस नॉन रेजिडेंट ने उस बोरोड अमाउंट को इंडिया के अंदर बिजनेस या प्रोफेशन में लगा दिया, तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट पे करेगा वो भी डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया मान लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात देखना, लास्ट में नीचे नीचे मैंने लिखा हुआ है एग्जाम्पल के साथ, ये देखो यहाँ पे लिखा है कि इफ एनी नॉन रेजिडेंट बोरोज मनी एंड यूजेस सच अमाउंट टू परचेज शेयर्स ऑफ अ कंपनी, इंटरेस्ट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी अर्न्ड इन इंडिया सिंस इट इज नॉट फॉर बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया। ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने देखा नॉन रेजिडेंट के केस में कि वो बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर इंडिया के अंदर लगाते हैं, तभी उसके लिए ये वाली इनकम जो होती है डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया मानी जाएगी, राइट। लेकिन मान लो अगर उसने बिजनेस प्रोफेशन में डायरेक्टली नहीं लगाया, उसने क्या किया, किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में लगा दिया, किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स ओन कर लिए, उसके अंदर पैसा लगा दिया, उसके थ्रू इनडायरेक्टली उसने लगाया, तो फिर वहां पर ये प्रोविजन नहीं लगेगा, वहां पर हम उसको डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया नहीं मानेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है रॉयल्टी का। ये क्या होता है? रॉयल्टी मीन्स आपने इंडिया से बाहर कोई भी एसेट को यूज करने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, ये ट्रांसफर ऑफ एनी राइट्स के लिए आपने इंडिया से बाहर कोई कंसिडरेशन पे करिए, उसे बोला जाता है रॉयल्टी। आपने क्या किया, ये दोनों चीजें करने के लिए आपने किसी को इंडिया से बाहर कंसिडरेशन पे करी, उसे बोला जाता है रॉयल्टी। तो देखो, अगर रॉयल्टी अगर गवर्नमेंट ने पे करी है, यानी कि किसी नॉन रेजिडेंट ने हमारी गवर्नमेंट को कुछ राइट दी और राइट के बदले गवर्नमेंट ने उसको रॉयल्टी पे करी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट उसको रॉयल्टी पे करी, तो वो जो रॉयल्टी उसको रिसीव होगी वो माना जाएगा डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया बन जाएगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है रेजिडेंट का। सिमिलरली अगर किसी नॉन रेजिडेंट ने इंडिया के रेजिडेंट को कोई राइट प्रोवाइड करी और उसके बदले रेजिडेंट ने क्या किया, उसको रॉयल्टी पे करी, तो वो रॉयल्टी जो है वो इनकम डीम टू बी अर्न्ड इन इंडिया, डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया मान ली जाएगी, प्रोवाइडेड उस रेजिडेंट ने क्या किया, वो जो राइट्स थी ना उसको अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज किया, या फिर फॉर अर्निंग एनी सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया उसको यूज किया। तो देखो बिल्कुल सिमिलर पॉइंट है जिससे हमने ऊपर देखा था। ऊपर क्या था, अमाउंट बोरोड उसने यूज किया था फॉर बिजनेस और प्रोफेशन या फिर फॉर अर्निंग एनी सोर्स ऑफ इनकम। बिल्कुल वैसे यहाँ पर हमने क्या किया, रॉयल्टी में हमें जो राइट्स मिली उसको बिजनेस या प्रोफेशन या फिर फॉर अर्निंग एनी सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया के लिए उसने यूज किया, तभी वो वाली जो चीज है रॉयल्टी जो है वो इनकम डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया मानी जाएगी। तीसरा पॉइंट आता है कि एक नॉन रेजिडेंट ने किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को राइट्स प्रोवाइड करी और उस नॉन रेजिडेंट ने क्या किया, उस राइट्स को इंडिया में बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज किया या फिर फॉर एनी सोर्स ऑफ इनकम अर्न करने के लिए इंडिया में यूज करा, तो वो जो नॉन रेजिडेंट उस दूसरे ओरिजिनल जो नॉन रेजिडेंट था उसको जो रॉयल्टी पे करेगा वो इनकम डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया मान ली जाएगी। तो देखो ध्यान से देखो, ऊपर वाले पॉइंट में और इसमें फर्क क्या है, ऊपर वाले में था कि नॉन रेजिडेंट के केस में ओनली एंड ओनली यहाँ पर बिजनेस एंड प्रोफेशन लिखा था, यहाँ पर क्या है, नॉन रेजिडेंट के केस में यहाँ पर बिजनेस एंड प्रोफेशन भी है और साथ में अर्निंग एनी सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया भी है, दोनों पॉइंट यहाँ पर कवर होते हैं। ये डिफरेंस है छोटा सा, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे बहुत सी बार क्या होता है, हम कोई कंप्यूटर खरीदते हैं, तो कोई हमने मान लो कोई अपने लैपटॉप खरीदा, तो लैपटॉप के अंदर लैपटॉप बनाने वाला कौन है, लैपटॉप बनाने वाला या तो HP है या डेल या कोई भी कंपनी है, लेकिन हर लैपटॉप के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है वो कौन सा होता है, वो होता है माइक्रोसॉफ्ट का, होता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो देखो अगर आपका जो कंप्यूटर हार्डवेयर है, कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ में आपने उसको पेमेंट करते हो, आपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए एक लमसम रॉयल्टी पे कर दी, तो उसको यहाँ पर कवर नहीं किया जाएगा और उसको डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया नहीं माना जाएगा, उसको आउट रखा गया इससे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि अगर आपने किसी फिल्म की सेल, डिस्ट्रीब्यूशन या एग्जीबिशन, या तो उसको बेचने के लिए, उसको डिस्ट्रीब्यूट कराने के लिए, या फिर उसकी एग्जीबिशन, उसको दिखाने के लिए अगर आपने किसी को कुछ रॉयल्टी पे करी है, तो वो भी हमारी रॉयल्टी की डेफिनेशन में आ जाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि अगर आपने किसी फॉरेन टीवी चैनल को इंडिया के अंदर ब्रॉडकास्ट या टेलीकास्ट कराने के लिए आपने कुछ रॉयल्टी पे करी है, तो वो भी रॉयल्टी के डेफिनेशन में आ जाता है। तो देखो सिंपल है, एक बार दोबारा मिटा के देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि अगर एक नॉन रेजिडेंट हमारी इंडियन गवर्नमेंट को कुछ राइट देता है और हमारी इंडियन गवर्नमेंट उसे रॉयल्टी पे करती है, तो वो हम इनकम डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया मान ली जाएगी। दूसरा पॉइंट, कोई नॉन रेजिडेंट इंडिया के रेजिडेंट को कुछ राइट देता है और हमारा जो इंडिया का रेजिडेंट है वो उस राइट का इस्तेमाल करते हैं या तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में या फिर फॉर अर्निंग एनी सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया के लिए यूज करता है, तो वो जो रॉयल्टी पे करता है वो इनकम डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया मान ली जाएगी। तीसरा पॉइंट आता है, एक नॉन रेजिडेंट ने दूसरे नॉन रेजिडेंट को कुछ राइट प्रोवाइड करी, उस राइट को उसने इस्तेमाल किया इंडिया में बिजनेस या प्रोफेशन के लिए या फिर एनी सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया अर्न करने के लिए यूज किया, तो जो नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को जो रॉयल्टी पे करेगा वो इनकम डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया मान ली जाएगी। रॉयल्टी मीन्स एनी कंसिडरेशन फॉर यूज ऑफ एसेट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसफर ऑफ राइट्स। ये तीनों पॉइंट हमने पहले कवर कर लिए, एक बार इसको देख लेना, चलते हैं अगले पॉइंट पे।
तो लास्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। ये क्या होता है? देखो, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस क्या होता है? आपने किसी को कंसिडरेशन पे करी फॉर रेंडरिंग मैनेजरियल, टेक्निकल या फिर कंसल्टेंसी सर्विस। ये तीन, मैनेजरियल, टेक्निकल या कंसल्टेंसी सर्विस, अगर आपने किसी से ली है, आपने उसको कुछ पेमेंट करी, तो उसे बोला जाता है फीस फॉर टेक्निकल सर्विस या फिर FTS। तो देखो, अगर मान लो किसी नॉन रेजिडेंट ने हमारी इंडिया की गवर्नमेंट को कुछ टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करी और गवर्नमेंट ने उसको बदले में FTS पे किया, तो माना जाएगा कि वो जो FTS है वो डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया है। सिमिलरली, अगर किसी नॉन रेजिडेंट ने इंडिया के रेजिडेंट को सर्विस प्रोवाइड करी और उसने सर्विस का इस्तेमाल किया बिजनेस या प्रोफेशन में या फिर अर्निंग एनी सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया में, तो वो जो इनकम है ना, वो उस नॉन रेजिडेंट के हैंड्स में डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया मान ली जाएगी। लास्ट हमारा पॉइंट आता है नॉन रेजिडेंट का। इसमें भी बिल्कुल सेम है। एक नॉन रेजिडेंट ने दूसरे नॉन रेजिडेंट को टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करी और उसने सर्विस का यूज किया इंडिया के अंदर बिजनेस या प्रोफेशन में या फिर फॉर अर्निंग एनी सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया, और वो जो पेमेंट जाएगी उसको FTS की, वो माने जाएगी इनकम डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर आते हैं। देखो, FTS के मीनिंग में ना, कंस्ट्रक्शन, असेंबली और माइनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए अगर आपने कुछ पेमेंट करी है ना, उसको एक्सक्लूड कर दिया। माना जाता है कि ये जो है ना, ये तीन चीजें, कंस्ट्रक्शन, असेंबली, माइनिंग, इनको हम टेक्निकल सर्विस नहीं मानते। इसमें अगर आपने कुछ पेमेंट करी तो उसको हम FTS की कैटेगरी में नहीं रखते। यहां पर आपका ये प्रोविजन नहीं लगेगा अगर आपने ये वाली पेमेंट करी तो। दूसरी बात, अगर आपने इनकम अंडर द हेड सैलरी की कुछ पेमेंट करी है ना, तो सर वो भी आपका FTS में नहीं आता। फिर चाहे आप एक्चुअल में टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन अगर आप उसके एम्प्लॉई हो तो फिर आपको FTS की कैटेगरी में नहीं रखा जाता, इसलिए यहाँ पर भी आपका वो वाला सेक्शन नहीं लगेगा। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। जो भी हमने नोट्स इसमें यूज करे, सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखेगा, वहां पर आप साइन अप करोगे तो आपको बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।